स्वागत है आपका। आज है 24 जनवरी। तो 24 जनवरी के जो महत्वपूर्ण न्यूज़ आर्टिकल्स हैं उन्हें देखते हैं। पहला आर्टिकल है सीबीडीटी को लेकर। तो सीबीडीटी क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो प्रत्यक्ष कर के लिए जैसे जीएसटी है, अप्रत्यक्ष कर वाला वो नहीं। ये क्या है? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है, सीबीडीटी। इसके द्वारा निवेशकों को राहत दी गई है। अब राहत कैसे दी गई है? तो मॉरिशस, साइप्रस, सिंगापुर जैसे देशों से जो निवेश आता है वहाँ पे प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट के नियम अब नहीं लागू होंगे। तो इन देशों के जो लोग होंगे या इन देशों से जो निवेश आएगा उनकी जांच नहीं होगी। किसके तहत? जो प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट है। अब इसे समझते हैं। अब पहला है इसके में आर्टिकल में आज डीटीएए, दोहरा कराधान निवारण समझौता। तो दोहरा कराधान निवारण समझौता का मतलब क्या हुआ? जैसे कोई व्यक्ति एक देश का है, वो अन्य देश में भी व्यापार करता है। कोई इंडिया का व्यक्ति है और अमेरिका में भी उसका ट्रेड चल रहा है, तो दोनों देशों के बीच उसके साथ क्या हो रहा है? ट्रेड कर रहा है वो। वहाँ कोई उसकी अमेरिका में मान लो कंपनी वगैरह, अब वो अमेरिका में भी टैक्स दे रहा है 10%, और जब वो भारत में अपने लाभ को लेकर आ रहा है तो यहाँ 15% टैक्स दे रहा है। तो सेम इनकम पे उसे 25% तक रुपए देना पड़ रहा है। तो इस वजह से जो सरकार क्या करती है? डीटीएए समझौता करती है। इसमें क्या है? दोहरा कराधान निवारण समझौता। तो दो देशों के बीच ये समझौता होता है और इसमें सरकार क्या करती है कि टैक्स को दोहरे लगने से रोक दिया जाता है। तो रोक दिया कैसे आएगा? कि एक देश या तो माफ कर देगा या उसे तार्किक रूप से कम कर दिया जाता है। तो ये देखा हमने। अब इसमें सीबीडीटी की क्या भूमिका होती है? तो सीबीडीटी वही संस्था है जो इन टैक्सों के मामलों की निगरानी करता है। तो सीबीडीटी क्या करेगा? टैक्स से जुड़े सभी मामले होंगे उनकी निगरानी करने वाली ये संस्था है। जैसे मान लें सरकार एक नया टैक्स रूल लेके आती है, तो सीबीडीटी ही उस टैक्स रूल को लागू करेगी, प्रक्रिया तय करेगी। तो ये लागू और प्रक्रिया का कार्य कौन करता है? सीबीडीटी करता है। तो ये हमने देखे दो टर्म। तो दोहरा कराधान निवारण समझौता क्या है? एक देश जब दूसरे देश के साथ क्या करता है? मतलब एक देश दूसरे देश के साथ ऐसा समझौता करता है कि उसके जो नागरिक हैं, भारत का नागरिक, अमेरिका के नागरिक, इन नागरिकों के इन ये नागरिक अगर दो देशों में व्यापार कर रहे हैं या कोई कंपनी है, तो दो जगह टैक्स इन्हें ना देना पड़े। तो टैक्स कैसा लगेगा? कम कर दिया जाएगा। तो ये है इसके बारे में। जैसे कि इसे और आसान में समझते हैं थोड़ा। जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने क्या किया? अमेरिका में टैक्स चुका दिया, 1,000 रुपए का अमेरिका में टैक्स चुकाया है। अब अमेरिका में उसने टैक्स चुकाने के बाद जब वो भारत में अपने रुपए को लेके आया है, दिखाएगा कि भारतीय व्यक्ति है तो भारत में लेके आएगा वो व्यक्ति, और भारत में भारत क्या करेगा? उस पर दोबारा से उसकी जो बची इनकम है उस पर टैक्स ले लेगा। तो क्या होगा? इससे टैक्स ज्यादा हो जाएगा। तो यही चीज है, आप क्या करेंगे? इन दोनों देशों के बीच जो व्यापार होगा वो कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टैक्स जब ज्यादा लगेगा तो इंसान क्या करेगा? उन देशों की खोज करेगा जहाँ पे टैक्स कम लगता है। तो इस वजह से ये किया जाता है। अब इसमें टैक्स कौन से कवर करे किए जाते हैं आय के लिए? तो चाहे रोजगार से आए, चाहे व्यवसाय से आए हो, चाहे लाभांश हो, चाहे ब्याज हो या रॉयल्टी हो, कोई भी लाभ होगा, सब लाभों पे क्या किया जाएगा? ये डीटीएए समझौता लागू होता है। अब इसमें एक शब्द अलग आया, रॉयल्टी। तो रॉयल्टी पर टैक्सेशन का क्या मतलब होता है? तो रॉयल्टी जो होती है, तो रॉयल्टी किसी व्यक्ति को उसकी बौद्धिक संपदा के लिए दी जाती है। तो कौन सी संपदा? बौद्धिक संपदा के लिए दी जाती है। जैसे कि पेटेंट हो सकता है, पेटेंट हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, उसका कोई ब्रांड वैल्यू हो सकता है, तो ब्रांड हो सकता है। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। एक विदेशी कंपनी आती है, मान लो गूगल आती है भारत में, तो विदेशी कंपनी ने भारत में आके कंपनी के भारतीय कंपनी का एक सॉफ्टवेयर यूज किया। मान लो भारत में सॉफ्टवेयर आते हैं तो भारत की कंपनी का एक सॉफ्टवेयर यूज किया। अब उस सॉफ्टवेयर पे तो उसका पेटेंट था दूसरी कंपनी को, तो सॉफ्टवेयर यूज किया, उसके लिए उसने उसे मान लो 100 रुपए दिए। तो ये इसकी क्या हो गई? रॉयल्टी हो गई, मतलब फायदा हो गया। अब ये कंपनी का तो फायदा हो गया जो भारत की कंपनी थी, तो इस पे जो टैक्स लगेगा वही होता है रॉयल्टी टैक्स। तो ये भी हमने समझा। इसके बाद है, अब दोहरे कराधान के प्रकार कैसे होते हैं, मतलब कैसे छूट दी जाती है? तो एक तो छूट दे दी जाती है नॉर्मल, एक देश दूसरे देश पे छूट दे देता है। दूसरा होता है कर क्रेडिट विधि। तो क्या दिए दिया? तो कुछ क्रेडिट दे दिए जाते हैं जिन्हें यूज किया जा सकता है टैक्स को कम करने में। तो एक ये हो सकता है, दो तरीके हैं अगर पूछा जाए, टैक्स क्रेडिट हो जा सकता है। अब इन्हीं क्रेडिट को दूसरे देश में टैक्स के माध्यम से चुकाया जा सकता है, मतलब ये क्रेडिट दिखा दिए जाएंगे और वहां पे ये टैक्स कम हो जाएगा। तो ये दो तरीके हैं।
अब ये एक पक्षी राहत भी हो सकता है, मतलब अगर पेपर में आए कि क्या ये द्विपक्षीय ही है, तो ऐसा नहीं है कि अगर एक देश अगर ये चाहे कि उस व्यक्ति देश के व्यक्ति ने, जैसे अमेरिका में भारतीय व्यक्ति ने ज्यादा टैक्स दिया है, अब वो व्यक्ति भारत रुपए लाता है, तो हो क्या सकता है कि ऐसा नहीं है कि अमेरिका के बिना ये समझौता या भारत रुपए कम नहीं कर सकता है। भारत उस व्यक्ति को क्या कर सकता है, छूट अपनी तरफ से भी दे सकता है। तो ये एक पक्षी भी हो सकता है, दो पक्षी भी हो सकता है। द्विपक्षीय होगा मतलब दोनों देश करेंगे तो ये दो विधि होती है, छूट दे दी जाएगी या क्रेडिट दे दिए जाएंगे। और अगर एक पक्षी होता है तो देश किसी नागरिक को राहत दे देता है, तो ये है। अब प्रिंसिपल पर्पस टैक्स जो हमने शुरुआत में देखा था कि कुछ जैसे मॉरिशस वगैरह के देश हैं, यहाँ पे हमने देखा था कि इन देशों के पर, जो मॉरिशस, साइप्रस और सिंगापुर है, इन देशों पर नई प्रिंसिपल पर्पस जो टेस्ट होता है वो लागू नहीं होगा। अब इसका क्या मतलब हुआ, प्रिंसिपल पर पर्पस टेस्ट, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब डीटीएए जो दोहरे कराधान के समझौते को लागू किया जाता है, तो इसमें ये देखा जाता है कि कहीं इसका दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है, क्योंकि हो सकता है एक कंपनी भारत में ज़्यादा फायदा ले रही हो और अमेरिका में भी टैक्स का फायदा ले रही हो, जबकि उसे लाभ कैसा हो रहा हो, मतलब लाभ ज़्यादा हो रहा हो, और यहाँ पे कुछ वो दिखा के और ज़्यादा गलत तरीके से यूज़ कर रहे हो। तो इन दुरुपयोगों को क्या है, रोकना है, इस टेस्ट के माध्यम से जांच करते हैं। मेन बात है ये क्या है, जांच की समिति है। अब जो मॉरिशस, सिंगापुर वगैरह इनसे रुपए आएगा भारत में, उसकी जांच नहीं होगी, मतलब ये टेस्ट उन पे लागू नहीं होगा, क्योंकि उनके साथ हमारी अलग संधि है। तो ये हुआ। अब हमने देखा डीटीए क्या देख लिया, अब सीबीडीटी का देखते हैं। तो सीबीडीटी 1922 के आयकर अधिनियम के अंतर्गत सीबीआर की स्थापना हुई थी, केंद्रीय राजस्व बोर्ड। पर जो सीबीडीटी बना था वो 1963 में बना था। तो सीबीडीटी मतलब सीबीआर जो था वो डिवाइड हो गया था, एक सीबीडीटी में 1963 में और सीबीईजी में। तो मेन है जो सीबीडीटी अभी हम पढ़ रहे हैं वो कब बना था, 1963 में। किस अधिनियम के अंतर्गत, तो राजस्व बोर्ड अधिनियम के अंतर्गत ये केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का गठन हुआ था। प्रत्यक्ष कर के लिए क्या है, नीतियां बनाना, कामकाज, संग्रह और ये सारे जो पर्यवेक्षण है, निरीक्षण वगैरह ये सब करना होता है। तो इसका मेन ये चीज है। उसके बाद एक टर्म आई इसमें, ग्रैंड फादरिंग प्रावधान। तो ग्रैंड फादरिंग प्रावधान का मतलब ये होता है कि नए नियम जो होंगे, जो न्यू रूल्स होंगे, वो लागू नहीं किए जाएंगे, छूट दी जाएगी और पुराने नियम ही लागू होंगे। तो जो अभी जो हमने देश देखे, साइप्रस, मॉरिशस, सिंगापुर, इन पे चूंकि नए नियम सीबीडीटी के लागू नहीं हो रहे, तो चूंकि पुराने नियम लागू हो रहे हैं, तो यही कहलाता है ग्रैंड फादरिंग प्रावधान। तो क्या है, नए पीपीटी जो नियम है उन्हें लागू नहीं किया जाएगा। तो ये है ग्रैंड फादरिंग प्रावधान, हमने देखा। तो ये इसमें वही चीजें हैं। उसके बाद अगला आर्टिकल है डायमंड इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन योजना से संबंधित। तो डायमंड वाले से क्या है, डायमंड इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन योजना। तो जो नेचुरल डायमंड होते हैं, अब वो भारत में डायमंड आते हैं, तो भारत में डायमंड का सूरत में, गुजरात में क्या होता है, पॉलिशिंग वगैरह होती है, और उसके बाद वो फिर निर्यात किए जाते हैं, आयात किए जाते हैं, उसके बाद निर्यात कर दिए जाते हैं। तो उन्हीं के संबंध में योजना आई है, क्योंकि बड़े स्तर पर भारत में क्या करता है, एक तो निर्यात को समर्थन करता है, रोजगार सृजन करता है, तो इन्हें और बढ़ावा देने के लिए सरकार योजना लेके आई है। तो वाणिज्य मंत्रालय ने डायमंड इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन योजना शुरू करी है। यह योजना एमएसएमई के जो हीरा निर्यातकों को समर्थन देना है। एमएसएमई मतलब जो मार्जिनल स्मॉल वाले होते हैं, इंडस्ट्रीज, स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री, उनको ज्यादा सपोर्ट देना है, उन्हें रोजगार का सृजन करना है और भारत से क्या करना है, हीरा के व्यापार को विश्व में प्रतिस्पर्धी बनाना है। तो ये इसका लक्ष्य है। दिशा निर्देश क्या है, मुख्य विशेषताएं इसकी, तो वाणिज्य मंत्रालय ने नई नीति लेके आए हैं। उद्देश्य वही है कि हीरा का जो शुल्क मुक्त आयात के सुव्यवस्थित करना है, मतलब भारत में जो आयात होता है हीरा का, उस पर टैक्स कम लिया जाएगा और निर्यात किया जाएगा उसमें भी राहत दी जाएगी। तो इम्पोर्ट फ्री हो जाएगा, तो इम्पोर्ट जो आयात कर रहे हैं उसमें फ्री करने का एक उद्देश्य किसके लिए मेन है, जो एमएसएमई वगैरह है। योजना की विशेषता क्या है, अगर जैसे 25 सेंट, मतलब 1/4 जो कैरेट है, 25 सेंट कैरेट में, एक 25 सेंट है, एक निकाल लिया, तो उस 25 सेंट से कम अगर का प्राकृतिक कट है, तो प्राकृतिक कट या पॉलिश किए गए हीरों पर जो शुल्क मुक्त आयात की अनुमति है, जो मतलब छोटे हीरे हैं 25 सेंट से कम वाले, उन पर शुल्क मुक्त आयात दे दिया जाएगा, मतलब कोई नहीं लगेगा। प्लस में निर्यात में जब छूट दी जाएगी, वो उनमें छूट दी जाएगी जिनमें क्या होगा कि जो इम्पोर्ट होगा,
जो हमने इंपोर्ट किया मान लो 100 रुपए का, अब वो इंपोर्ट के बाद जब हम उसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो 110 का कम से कम मूल्य में क्या हो, वृद्धि होनी चाहिए, तभी हम उस पर छूट दी जाएगी। तो निर्यात दायित्व में क्या है कि जैसे कोई कंपनी कर ले भारत में आयात और फिर उसे उसी रेट पे निर्यात कर दे तो छूट नहीं मिलेगी। कब है, कम से कम ये डायमंड में 10% की मूल्य वृद्धि करो, कुछ उसमें क्या करना चाहिए, रिफॉर्म करना है, कुछ उसमें डायमंड को सही करना है, तो 10% का मूल्य वृद्धि मतलब कम से कम होनी चाहिए। तो अब इसमें क्या है, जो बड़ी हीरा निर्यातक हैं जिनमें जैसे सभी हीरा निर्यातक जिनका प्रतिवर्ष 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात है, उन पे ये सब लागू होता है। तो ये देखा हमने। अगला है स्क्रैमजेट प्रौद्योगिकी के बारे में। तो इसके बारे में एक दो आर्टिकल आ चुके हैं, पर इसे रिवाइज कर लेते हैं। तो स्क्रैमजेट जो आर्टिकल है इसका मतलब, स्क्रैमजेट है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, सुपरसोनिक कंबक्शन रैमजेट। तो रैमजेट एक अलग से इंजन होता है, बस ये थोड़ा स्लो होता है इसकी तुलना में, स्क्रैमजेट की तुलना में। तो सुपरसोनिक कंबक्शन रैमजेट, इसका नाम है स्क्रैमजेट का फुल फॉर्म। ये स्क्रैमजेट की फुल फॉर्म मतलब क्या, स्पीड होती है तो 5 मैक से ज्यादा होती है। अब अभी चल क्या रहा है, जो DRDL है, DRDL क्या है, DRDO जो भारत में हथियार बनाता है, उसी की एक संस्था है, प्रयोगशाला हैदराबाद में स्थित। तो यही पूछा जाएगा कहाँ पे स्थित है, हैदराबाद में स्थित। DRDL है, उसने क्या किया है, स्क्रैमजेट का एक सफल परीक्षण कर लिया है। DRDL क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, हैदराबाद स्थित। तो डिफेंस रिसर्च एंड लेबोरेटरी डेवलपमेंट लेबोरेटरी उसने ये किया है। अब स्क्रैमजेट के बारे में देखें तो स्क्रैमजेट बाहरी ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं करता है। मतलब ऐसे देखते हैं इस इमेज में कि स्क्रैमजेट में ये अंदर क्या है, हाइड्रोजन भरा होता है, तो इसमें हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन में क्या किया जाता है, बाहरी ये जो हवा आ रही है उसे सुपरसोनिक स्पीड से अंदर किया जाता है, बाहर की हवा, मतलब उसमें ऑक्सीजन पहले से भरने की जरूरत नहीं होती है। जो वायुमंडलीय वाली हवा है, मतलब बाहर से हवा को सुपरसोनिक कंबक्शन के रूप में यूज किया जाता है, उन्हें कंप्रेस किया जाता है और उसी के साथ ये जलाया जाता है, तो ये जो स्पीड होती है सुपरसोनिक हो जाती है। तो ये क्या है, जो सुपरसोनिक स्पीड से जो ईंधन अंदर आता है, मतलब वायु अंदर आती है, उसका यूज किया जाता है। फिर ये क्या है, किस में चेंज हो जाती है, हाइपरसोनिक में। तो ये इसमें हाइपरसोनिक में बदल जाता है। तो एयर स्ट्रीम जो एयर आती है इसमें अंदर से ही ली जाती है। तो ये, अब इसे थोड़ा और तरीके से समझते हैं कि आसान भाषा में, कि यह इंजन वायुमंडलीय हवा को ईंधन के साथ मिलाकर, वायुमंडलीय हवा को ईंधन, ईंधन क्या होता है इनमें, हाइड्रोजन मान लो। तो ईंधन को जो होता है, ईंधन उसमें वायुमंडलीय हवा को मिलाकर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, सुपरसोनिक कंबक्शन। मतलब जो वायु जा रही है वायुमंडलीय, वो सुपरसोनिक स्पीड से जा रही है। तो और सुपरसोनिक मतलब आवाज की गति से तेज जाती है। तो ये है। अब इसका इंजन में कैसे होता है, तो इंजन जो होता है वो बाहर की हवा को खींचता है। अब ये इंजन है, इसमें बाहर की हवा को खींचा जाएगा पहले। तो बाहर की हवा को खींचेगा, उसे कंप्रेस करेगा, कंप्रेस मतलब संकुचित कर देगा, उसे दबा देगा, संकुचित कर देगा, और उसे फिर ईंधन में मिला दिया जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, उसे संकुचित भी कराया जाएगा, अब उसे ईंधन में मिला दिया गया, इस एरिया में ईंधन में मिला दिया गया। ईंधन में मिलाने के बाद जोरदार ऊर्जा मिलती है उसे, और जोरदार ऊर्जा गैस को बाहर की ओर धकेलेगी। तो इंजन में गैस को बाहर की ओर धकेलेगी और इससे रॉकेट तेज गति से बाहर बढ़ता है, मतलब आगे चलेगा। तो इसी को कहते हैं स्क्रैमजेट इंजन में है। अब इसे और एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे गुलेल देखी होगी। तो गुलेल में क्या होता है, उसे पीछे की ओर खींचते हैं, गुलेल ऐसी है मान लो, उसे पीछे की ओर खींची, उसकी रस्सी को यहाँ पे लगाया। तो वही चीज है, इसमें वायुमंडल का ही यूज करे, कोई बाहर की शक्ति तो है नहीं, उसे पीछे खींचा और फिर तेजी से जाएगी। तो वैसे ही है, इसमें कुछ बाहर से नहीं ले रहे हैं। बाहर का मतलब है कि अब पहले से कुछ इसमें था नहीं, केवल उसमें गुलेल में क्या होता है कि तनाव पैदा किया और उसके बाद उसे छोड़ा। वैसे ही इसमें केवल हाइड्रोजन पहले से मौजूद था, वायुमंडल से ही हमने क्या लिया, एक ईंधन को जलाने के लिए आवश्यक सामग्री ली और उसे जला दिया। तो इसमें स्क्रैमजेट हो गया ये इंजन, और इसमें 5 मैक से ज्यादा मतलब हाइपरसोनिक स्पीड में चेंज हो जाता है ये। तो ये देखा इसमें। अब अगला देखते हैं स्क्रैमजेट के विकास के बारे में। तो इसमें वही है, मिक्स्ड फ्यूल इनटू एयर, एयर फ्लोइंग थ्रू इट्स सुपरसोनिक स्पीड। तो सुपरसोनिक स्पीड से जो एयर फ्लो होती है अंदर की तरफ, उसे ही मिक्स कर दिया जाता है। किसने बनाया, DRDL ने। DRDL कहाँ है, हैदराबाद का है, और इन्होंने ये बना के परीक्षण किया है इसका। अब स्क्रैमजेट स्वदेशी विकास, तो इन्होंने DRDL ने एक ईंधन भी बनाया है। ईंधन का नाम है इंडोथर्मिक स्क्रैमजेट ईंधन। तो इनने DRDL
इन्होंने क्या किया है, एंडोथर्मिक स्क्रैमजेट ईंधन भी बनाया है, तो ये काम किया है इन्होंने। दूसरा इन्होंने क्या विकास किया है, थर्मल बैरियर कोटिंग, तो उन्नत सिरेमिक टीवीसी स्टील, मतलब स्टील एक ऐसा बनाया है जो चरम तापमान को भी सह लेगा, क्योंकि वहां पे जब इस स्पीड से ये सब जलेगा तो नॉर्मल अगर जो स्टील होगी लोहा होगा वो तो गल जाएगा, पर ये सह सकता है किसी भी टेम्परेचर को, तो थर्मल बैरियर कोटिंग भी होगी इसमें, तो ये इन्होंने डेवलप किया है। उसके बाद आप सुपरसोनिक जानते ही हैं, सुपरसोनिक क्या होता है, ध्वनि से धीमी गति से चलने वाली मिसाइलें होती वो सबसोनिक होती हैं, ध्वनि से जो 1 मैक से क्या होगी, कम होगी, मतलब 1 मैक से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उन्हें कहते हैं सबसोनिक। शॉर्ट रेंज होती है वो बैलिस्टिक मिसाइल यही होती है। फिर सुपरसोनिक 1 मैक से ज़्यादा पर 5 मैक से कम, तो ये होती हैं कौन सी, सुपरसोनिक। तो सुपरसोनिक है ब्रह्मोस वाला। फिर हाइपरसोनिक आ जाता है। हाइपरसोनिक का मतलब है 5 मैक से ज़्यादा, तो अगर ब्रह्मोस पूछा जाएगा किस में आएगा, सुपरसोनिक में आ जाएगा। हाइपरसोनिक में क्रूज मिसाइल हैं जो स्क्रैमजेट, हाइपरसोनिक में कौन सा, स्क्रैमजेट का ही यूज होता है, तो अब इसे ढंग से समझ लिया हमने। उसके बाद अब बैलिस्टिक मिसाइल को हम देख ही चुके हैं। बैलिस्टिक क्या होता है, जो वायुमंडल के ऊपर जाता है फिर नीचे गिरता है ग्रेविटी के कारण। उसका क्रूज मिसाइल जो वायुमंडल में नीचे की तरफ ही चलता है और रास्ता परिवर्तित कर सकता है, निम्न ऊंचाई से आता है। ये सारी चीजें हम पुराने आर्टिकल में देख चुके हैं। अगला है बैगई नदी के बारे में। तो बैगई रिवर दक्षिण में महत्वपूर्ण नदी है जो तमिलनाडु और केरल में प्रवाह करती है अपना, तमिलनाडु वाले एरिया और केरल वाले एरिया, तो तमिलनाडु और केरल की यही सीमा के आसपास ही निकलती है। तो इसमें मद्रास हाई कोर्ट ने इसमें प्रदूषण को रोकने के लिए निर्देश दिए हैं। तो इसके बारे में देखते हैं कि तमिलनाडु में स्थित जो पश्चिमी घाट है उसमें वरुशनाथु पहाड़ियां हैं, वरुशनाथु और मेघा मलाई, मलाई वाले जो पहाड़ियां हैं उधर ही मिलती है। तो वरुशनाडु और मेघा मलाई वाले पहाड़ियां हैं, वहां से ये निकलती है और केरल में पेरियार बांध से जलापूर्ति प्राप्त करती है। नदी का बेसन देखें तो नदी जो चल मतलब जो जो नदी का एरिया है वो पलानी पहाड़ियों के ढाल से होते हुए बंगाल में गिरती है। तो बैगई नदी किस ओर गिरती है, बंगाल में गिरती है। तो इस मैप से ही देखते हैं, तो ये इधर से निकला बैगई और ये देखिए इधर बंगाल की खाड़ी में गिरा। बंगाल की खाड़ी में कोई एरिया पूछ ले तो जो पाकवे है उधर, पाकवे में ये गिरती है बैगई नदी। तो ये इसके बारे में देखा हमने बैगई नदी के बारे में। इस पे एक जलप्रपात है, बट्टापराई जलप्रपात है, और पंबन पुल के पास ये पाक जो स्ट्रेट है, पाक वाला एरिया वहां पे गिरती है। अब यहाँ कोई शहर है क्या इसमें, तो मदुरई शहर के चारों ओर ये माला की तरह बहती है, जैसे बीच में मदुरई शहर तो इधर इधर इसकी कई धाराएं, तो मदुरई शहर के आसपास जो नदी बहती है उसी का नाम क्या है, बह गई, तो मदुरई शहर है। इस संगम साहित्य में इसका उल्लेख मिलता ही है, तो संगम साहित्य में इसका उल्लेख मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो दो चीजें याद हुई, तमिल साहित्य वाला संगम साहित्य में इसका मिलता है, मदुरई शहर पे इसका है ये। तो ये वाला यहाँ पे बहे गई एक नदी महोत्सव भी होता है, बहे गई करके एक नदी महोत्सव है। इसे तमिल साहित्य में से लोगों की जीवन धारा भी कहा गया, क्योंकि बह गई तमिल साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण शहर हुआ करता था, तो लोगों की जीवन का आधार इसे बताया गया है, तो जीवन का आधार बताया गया है बह गई नदी को। इसके बाद है इसमें तिरुबिलायद तिरुबिलायल दल पुराणम में उल्लेखित मिलता है, पांड्य राज्यों में भी इसका उल्लेख मिलता है। तो ये हमने देखा। उसके बाद देखें अगला आर्टिकल है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के 10 वर्ष के लिए वो प्रोग्राम चला रहे हैं। तो इसका लक्ष्य क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का निम्न जो चयनित गर्भपात है और गिरते लिंगानुपात, मेन बात है जो लिंगानुपात गिर रहा था उसे कंट्रोल करना। मंत्रालय किस किस की पहल है ये, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय। तो बाल महिला स्वास्थ्य और शिक्षा इन मंत्रालयों का ये पहल है। तो ये देखा हमने। उसके बाद है ये स्टार्ट कब हुआ था, तो 2025 में, चूंकि 10 साल हुए हैं तो जनवरी 2015 में ये स्टार्ट हुई थी। तो सबसे महत्वपूर्ण तो यही आईटी मतलब जो मेन है कि कब स्टार्ट हुई थी, तो 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्टार्ट हुआ था। 2011 में चूंकि जो लिंगानुपात था वो 918 रह गया था, तो इसके बाद सोचा गया क्यों ना इसे बढ़ावा दिया जाए, तो इसके लिए इस योजना को ले लाया गया था। मुख्य उद्देश्य क्या थे, हर वर्ष कम से कम 2 अंकों का लिंगानुपात में वृद्धि हो, संस्थागत प्रसव है उन्हें 95% या उससे अधिक बनाना, मतलब हॉस्पिटल में। उसके बाद है कि माध्यमिक शिक्षा का जो नामांकन है, जो जैसे प्राइमरी तक तो बच्चे पढ़ते हैं, प्राइमरी के बाद जो माध्यमिक आ जाता है उसमें ड्रॉप आउट की समस्या देखी जाती है, स्कूल में दोबारा एडमिशन नहीं होता, तो उसमें महिला और लड़कियों का 1% प्रति वर्ष वृद्धि करना है, ड्रॉप आउट की दर को कम करना, ये सारे इसके लक्ष्य हुआ करते थे। बाकी यही है, जन्म के समय लिंगानुपात में वृद्धि करना इसका मेन लक्ष्य है।
उसके बाद इसका महत्व क्या होगा? लिंग आधारित भेदभाव में कमी, नीतिगत प्रभावशीलता मतलब सरकार नीतियाँ अच्छे से बनाएगी, सकल नामांकन अनुपात जो कॉलेज माध्यमिक है, उसमें नामांकन अच्छा होगा तो प्राथमिक में नामांकन होता ही है ज़्यादातर सही, माध्यमिक में जो 10th तक होता है उसमें नामांकन गिरता है। अगर इसमें सही होगा तो उच्च शिक्षा में भी नामांकन अच्छा हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा? महिला सशक्तिकरण होगा। तो ये सारी चीज़ें, इसका महत्व क्या हो जाएगा कि शिक्षा तक पहुँच होगी, लैंगिक समानता आ जाएगी और सामाजिक विकास हो जाएगा। तो ये आज हमने देखा 24 जनवरी का महत्वपूर्ण जो आर्टिकल्स थे उन्हें।